नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज बहुत ही खास विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहे। आज का जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है सेब के बगीचों में पोषक तत्वों का कुशल प्रबंधन। और इसी खास विषय में आज बहुत ही खास मेहमान आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर उपिंदर शर्मा जी, जो कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सॉइल साइंस के पद पर RHR एंड TS मशोबरा में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें सेब की, तो सेब हमारे ज़्यादातर बागवान भाइयों की एक प्रमुख फसल है। और साथ ही साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक आय में भी सेब का बड़ा एक अहम योगदान रहता है। इसीलिए बगीचों का प्रबंधन करना बहुत ही एक अहम विषय निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में आखिर बताएं कि पोषक तत्व क्या है और क्यों ज़रूरी है सेब के बगीचों के लिए। तो जो ये पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाम ये पोषक तत्व कि ये वो तत्व हैं जो पौधों को पोषण देते हैं, उनके विकास के लिए ज़रूरी है, जो वृद्धि होनी है पौधे की उसके लिए ज़रूरी है, और जो भी हमारा फ्रूट निकलता है उसके लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत आवश्यक होते हैं। अगर इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे का जो स्वास्थ्य है, उसका विकास है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो आवश्यक इसीलिए कहा जाता है कि इनों के बिना हमारे पौधे की सही से विकास नहीं हो सकता है जी। तो कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व है हमारे सेब के उत्पादन के और सेब के बगीचों के लिए बड़ा अहम माना जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका सेब के बगीचों में या सेब के पौधों के लिए बड़ी आवश्यकता रहती है? तो जो पोषक तत्व है जिनको हम आवश्यक पोषक तत्व हैं, ये कुल 17 पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी प्रकार के पौधे में, चाहे वो सेब का ही पौधा है या कोई अन्य पौधा है, उसके लिए बहुत आवश्यक और ज़रूरी होते हैं। तो इन 17 पोषक तत्वों को हम विभाजित करते हैं। इनमें से जो 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो पौधों को वातावरण और जल से ही मिल जाते हैं। बाकी जो पोषक तत्व बचे उसमें हम उन्हें प्रमुख पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों में विभाजित करते हैं। जो प्रमुख के अंडर हमारे जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन और निकल आते हैं। और इन पोषक तत्वों को हम मात्रा के आधार पर विभाजित करते हैं। तो जो प्रमुख पोषक तत्व है वो जनरली पौधों को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे नाम ही है सूक्ष्म, वो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। परंतु हमें ये समझना जरूरी है कि आवश्यकता एक बराबर है। चाहे वो प्रमुख पोषक तत्व है या सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो उतना ही ज़रूरी है जितना एक ज़्यादा मात्रा वाला है। बस उनके कार्य अलग अलग होते हैं और मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। पर अगर इनमें से कोई भी एक पोषक तत्व कम पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पौधे का विकास या फल बनने की प्रक्रिया, फूल बनने की प्रक्रिया, वो प्रभावित हो सकती है। जी। तो कहीं ना कहीं जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी जो भूमिका है सबकी एक बराबर है। अगर एक भी कोई कम ऊपर या नीचे हो जाए तो पौधे में जो उसके रुकावट के लिए एक बाधा का कारण बन सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें भूमिका की, तो क्या आखिर कितनी भूमिका और क्या प्रमुख जो भूमिका है पोषक तत्वों की सेब के पौधों के लिए रहती है? तो जैसे अगर हम प्रमुख पोषक तत्वों में बात करें, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा में डाले जाने वाले पोषक तत्व हैं, और इन्हें हम सबसे ज़्यादा खाद्य यही डालते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन है वो पौधों के विकास, संपूर्ण विकास के लिए चाहिए। जैसे जो वनस्पतिक विकास होता है जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं, तने का विकास है, पत्तियों का विकास है, वो सब नाइट्रोजन के द्वारा ही होता है। और साथ ही जो हमारे प्रोटीन्स रहते हैं उसके लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो दूसरा प्रमुख पोषक तत्व है जिसमें हमारा फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस जड़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारा जड़ों का विकास है इस पर निर्भर करता है। साथ ही ये बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है, और जो हमारे फल बनते हैं, फूल बनते हैं, उसको भी ये निर्धारित करता है कि वो कैसे बनेंगे। तीसरा पोषक तत्व जो प्रमुख में आता है वो है हमारा पोटाशियम, या जिसको हम पोटाश भी कहते हैं। वो पोषक तत्व जो है वो पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही ये विषम परिस्थितियों में भी पौधे को ताकत देता है। उसके अलावा पोटाश का रोल जो है वो जैसे आकार में, जैसे सेब है उसका आकार, उसकी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। और जो बाकी पोषक तत्व हैं जिसमें जैसे सल्फ़र, मैग्नीशियम या कैल्शियम है, सबके अलग अलग काम हैं। जैसे कैल्शियम जो है वो कोशिका विभाजन के लिए चाहिए, बोरोन जो है वो पराग नलियों के विकास के लिए चाहिए, जो पॉलिनेशन जिसके द्वारा होती है। जिंक जो है वो अलग प्रकार के एंजाइम प्रणालियाँ होती हैं जिसके लिए चाहिए। आयरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के क्लोरोफिल जो
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसमें उसकी ज़रूरत होती है। जी, तो कहीं ना कहीं हर पोषक तत्वों की अलग अलग जो भूमिका है, अलग अलग जो कार्य रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पोषक तत्वों की कमी की पहचान, तो हमारे जो आम इंसान और जो हमारे जो बागवान भाई, उन्हें कैसे पता चल सकता है कि हमारे जो पौधे में किस प्रकार की पोषक तत्वों की कमी है और कैसे इसकी जो जांच करवाई जा सकती है? तो जो 3 तरीके हैं जिससे हम कमी का पता कर सकते हैं। जो पहला जो तरीका है, जो सरल तरीका भी है, जिसको बागवान आसानी से कर सकता है, वो है दैहिक विकारों को देखना, कि हम पौधों को देख के थोड़ा जान सकते हैं कि क्या उसमें कोई पोषक तत्व की कमी तो नहीं हो रही है। जैसे नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी तो उस स्थिति में जो हमारा पौधा है वो कहीं ना कहीं हमें उसकी ग्रोथ बहुत कम लगेगी, मतलब उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। पत्तियां समान रूप से पीली हो जाएंगी पूरे पौधे में, उनमें जैसे कोई पैटर्न नहीं होगा पर पीली हो जाएंगी, और साथ ही जो पत्तियां हैं वो थोड़ा छोटा हो जाएंगी। और क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक गतिशील न्यूट्रिएंट है पौधे के अंदर, तो इसलिए इसके जो विकार हैं, जो इसकी कमी है, वो हमें जो पुराने पत्तियां होती हैं उनों पे नजर आती है। दूसरा जैसे फास्फोरस है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो कमी की स्थिति में जो पत्तियां हैं वो गहरे हरे रंग की हो जाएंगी, और एक एंथोसाइनिन होता है जो सक्रीट होता है, उसकी वजह से उसमें एक बैंगनी सा रंग भी साथ में आ जाता है। तो और साथ ही हमारी जड़ों का विकास भी उसमें रुकता है, तो कहीं ना कहीं पौधे का विकास रुकता है। पोटाशियम की कमी की स्थिति में पत्तियों के पहले जो किनारे से हल्का पीला होना शुरू होंगी और धीरे धीरे उनका रंग कांस्य रंग में बदलेगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे पत्तियां किनारे से झुलसी हुई हैं। और साथ ही पैदावार में भी फ़र्क आता है, सेब के आकार में भी फ़र्क आता है, और क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। फिर एक जैसे आयरन है, आयरन में हमारा जो पत्तियां हैं वो पीली होती हैं, पर उसमें जो मुख्य शिराएं हैं वो हरी रहती हैं, तो उसमें पीला और हरे रंग का एक पैटर्न बन जाता है। और इसमें मोस्टली पत्तियां छोटी हो जाती हैं, और क्योंकि आयरन जो है ये पौधे में गतिशील नहीं है, तो जो नई पत्तियां उसके ऊपर हमें इसके विकार पहले देखने को मिलेंगे। वैसे ही एक जो न्यूट्रिएंट हमारा है बोरोन, बोरोन के केस में क्या होता है कि जो पौधे की छाल है वो मुलायम नहीं रहती, वो खुरदरी हो जाती है, और उसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे से आ जाते हैं, और कई बार जो हमारा फल रहता है उसके अंदर भी स्पॉट्स हमें नज़र आ सकते हैं। और एक जिंक है जो भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसके केस में भी क्योंकि वो भी एक गतिशील है, तो वो भी पत्तियां बहुत छोटी हो जाएंगी, और उसके 2 विशिष्ट, एक छोटी पत्ती और दूसरा रोजेटिंग, जो विशिष्ट तरीका है उसको देखने का। रोजेटिंग का अर्थ है कि जो हमारी टहनी रहती है, टहनी पे किनारे पे पत्तियों का एक गुच्छा सा बन जाएगा जिसको हम रोजेट बोलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिन्हों को बागवान भी देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकता है कि पत्तियों में विकार आ रहा है। तो ये है देख के पता लगाना। दूसरा फिर आता है, अगर हमें देख के पता नहीं लग रहा, कई बार लक्षण उतना विकसित नहीं होता कि देख के पता लगे, पर कहीं ना कहीं कोई हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसका तरीका है फिर सॉइल की जांच, मिट्टी की टेस्टिंग जो हम करते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग के द्वारा हमें सही स्थिति पता लगती है कि मिट्टी में हमारे पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, वो कम है या अधिक है, और जांच के द्वारा कितनी मात्रा में हमें उस हिसाब से उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, तो वो मिट्टी जांच के द्वारा हमें पता लगता है। और जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है देखने का, वो है पत्तियों की जांच। हम पत्तियों की जांच भी करा सकते हैं। जनरली जो पत्तियों की जांच है वो जुलाई मध्य से अगस्त मध्य के बीच होती है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट ईयर की जो नई ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के मध्य में से हम पत्तियां निकालते हैं, और एक वृक्ष से 80 से 100 पत्तियां निकालते हैं। उन पत्तियों को फिर इकट्ठा करके हम प्रयोगशाला में जांच के लिए दे सकते हैं। वहां से भी हमें पता लगता है कि क्या किसी पोषक तत्व की कोई कमी तो हमारे पौधे में तो नहीं आ रही है। तो इन 3 तरीकों से किसान ये पता कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो मिट्टी की जांच है वो काफ़ी सरल और एक बेहतर तरीका हो सकता है कि हमारे जो पोषक तत्वों की कमी की इसके बारे में पता चल सके, पर काफ़ी किसान और बागवान भाई परेशान रहते हैं कि किस तरह की मिट्टी और कब, खासतौर पे किस समय जो मिट्टी की जांच है हमारे बागवान भाई को करानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। और जी, मिट्टी की जांच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो भी हम खादें डालते हैं वो हम कई बार अंदाजन डालते हैं, पर मिट्टी की जांच से हमें सही स्थिति का ज्ञान होता है। तो सबसे पहला आता है कि सैंपल कब लेना है। तो जनरली सेब में तुड़ान के बाद हम सैंपल प्रेफर करते हैं कि तुड़ान के बाद सैंपल लिया जाए। तो जैसे कि तुड़ान हमारा निचले क्षेत्रों से अगर उपले क्षेत्रों तक की बात करें तो अगस्त लास्ट से लेकर अक्टूबर तक हमारा तुड़ान चलता है, और मॉनसून भी हमारा होता है सितंबर तक। तो हमें मॉनसून ख़त्म होने के बाद सैंपल निकालना है, क्योंकि बहुत गीले में हम सैंपल नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे अक्टूबर के महीने में हम सैंपल निकाल सकते हैं, और सैंपल निकालने के लिए हम एक समान एरिया को लेते हैं, और हमारा अलग अलग तरह का एरिया है
उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी है, उसकी ढलान अलग अलग तरह की है, हमारा उसमें जो प्रैक्टिस है जो हम उसमें पोषण के लिए कार्य करें वो अलग अलग है। तो अलग अलग नमूने बनेंगे। नमूना कैसे लेना है कि जैसे हम 8 से 10 कम से कम सेब के अलग अलग तरह के पौधे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से कि हमारा बगीचा कवर हो जाए। और जो सेब का तौलिया रहता है, तौलिए के मध्य से मतलब तने से 1.5 से 2 फीट दूर हम 20 से 25 सेंटीमीटर का एक वी शेप का खड्डा करेंगे और वहाँ से हम दोनों किनारों से मिट्टी की 1 से 2 इंच मोटी परत निकालेंगे। और 8 से 10 जगह से नमूना लेने के बाद, जैसे एक जगह से हम 100 से 150-200 ग्राम तक नमूना ले सकते हैं। फिर हम उन सारे सैंपल्स को एक साथ मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 2 हिस्से हटा देंगे और बचे हुए 2 मिला लेंगे। ये प्रक्रिया हम 2 से 3 बार दोहराते हैं और लास्ट में हमारे पास 250-300 ग्राम नमूना रह जाता है। उसको हम मिट्टी की जांच के लिए दे सकते हैं। तो मिट्टी की जांच जैसे हमारा नौणी विश्वविद्यालय में भी होती है, जो हमारा मशोबरा केंद्र है वहाँ पे भी जांच होती है, और कृषि विभाग की लैब है शिमला में भी है, और जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है अलग अलग जिलों में, सब जगह बागवानों को मिट्टी की जांच की सुविधा होती है। तो वहाँ से उन्हें वो रिपोर्ट के आधार पे पता लगता है कि उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या स्थिति है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पोषक तत्वों की कमी के प्रभाव की, तो क्योंकि पोषक तत्व आपने जैसे अभी जिक्र किया कि बहुत ज़रूरी है, जैसे इंसान के शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे पौधों के लिए भी जो पोषक तत्वों की बड़ी ज़रूरत रहती है। तो इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो क्या क्या जो प्रभाव है हमारे पौधों में देखने के लिए मिलता है, और इस प्रभाव को दूर या कम करने के लिए हमारे बागवान भाई क्या कर सकते हैं? तो जैसे जब भी हम जैसे कोई कमी होती है किसी भी पोषक तत्व की, तो हमें नज़र आ जाता है। जैसे जो बागवान हैं, काफ़ी बागवान हमारे काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, वो बहुत सी जानकारी रखते हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है उनके पास। तो जब वो रूटीन में बागवानी करते हैं तो देख के कई बार अंदाज़ा हो जाता है कि पौधे में कुछ लग रहा है कि कभी पैदावार की उन्हें लगता है कि पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, या कई बार देख के ऐसा लगता है कि पौधा अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है जैसा लगना चाहिए था। तो जब हम पोषक तत्वों को डालते हैं और उनकी ज़रूरत होती है तो वो इमीडिएटली हमारे पौधे में हमें अच्छा से उसका विकास दिखेगा। हमें दिखेगा कि पत्तियां हमारी अच्छी सी हो रही हैं, हमारा फल अच्छे से बन रहा है, जो उसकी क्वालिटी है वो हमारी इम्प्रूव हो रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ पे, पौधे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, हमारे फ्रूट के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है जब हम सही मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बागवान को भी देख के अंदाज़ा हो जाता है कि क्या मैं ये कार्य सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें सबसे जो अहम या महत्वपूर्ण पोषक तत्व की, तो कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व है हमारे सेब के पौधे के लिए रहते हैं, और ख़ास तौर पे जो इनकी मात्रा है या इनका इस्तेमाल है किन की समय पर रहना चाहिए? क्योंकि कई बार हमारे जो किसान भाई है बिना जाने अनजाने जो मात्रा है वो ज़्यादा कई बार कम डाल देते हैं, तो इसकी मात्रा के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 17 पोषक तत्व हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से 3 तो हम नहीं डालते, पर बाकी हमें डालने पड़ते हैं कमी की स्थिति में, या जनरली भी हमें डालने पड़ते हैं, मिट्टी परीक्षण के आधार पे भी हम डालते हैं। जो सबसे प्रमुख जो हम जनरली जो भी बागवान डालते हैं वो नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस की खादें ही हम ज़्यादातर डालते हैं, वही सबसे ज़्यादा प्रचलित खादें हैं। तो अगर मात्रा की बात करें, ये डिपेंड करता है कि हमारे किस प्रकार के हमारे ऑर्चर्ड हैं, बगीचे हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं, पुराने बगीचे हैं, उनमें हमारी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है एक बड़े पौधे की, जो 10 साल की आयु का पौधा या उससे अधिक पौधा रहता है, वो 700 ग्राम प्रति पौधा उसकी मात्रा होती है जो एक बड़े पौधे को चाहिए। उसके लिए जो यूरिया के थ्रू, अगर जो यूरिया एक हमारा खाद है, अगर बागवान यूरिया के द्वारा उसकी मात्रा को पूरा करना चाहता हो तो 1.5 किलो प्रति पेड़ उसको यूरिया डालना पड़ेगा। वैसे ही जो दूसरा पोषक तत्व है फॉस्फोरस, वो 350 ग्राम एक बड़े पौधे की जरूरत होती है, उसको 350 ग्राम फॉस्फोरस का पोषक तत्व चाहिए। तो एक उसका जो हमारी खाद आती है सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP जिसको हम कहते हैं, उसकी मात्रा 2 किलोग्राम प्रति पौधा रहती है एक बड़े पौधे की। और तीसरा प्रमुख पोषक तत्व जो हम डालते हैं वो है पोटाश। इसकी जो न्यूट्रिएंट की डोज है वो है 700 ग्राम, और MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश करके एक खाद आती है जिसके द्वारा हम इसकी आपूर्ति करते हैं, उसको हम 1100 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से डालते हैं। और ये तो है प्रमुख पोषक तत्वों की।
अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम जनरली तौलिए में कम डालते हैं, इन्हों को हम तभी डालते हैं अगर हमें कमी पाई जाएगी। अदरवाइज जैसे हम गोबर की खाद भी डालते हैं तो एक बड़े पौधे में 100 किलोग्राम के आसपास गोबर की खाद डाली जाती है, तो उसमें लगभग सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। पर उसके बावजूद अगर हमें बताया जाता है कि कमी है और सूक्ष्म पोषक तत्व हमें डालना है तो उसका स्प्रे के माध्यम के हम डाल सकते हैं। जैसे जिंक है, जिंक सल्फेट है, जो 1 किलोग्राम 200 लीटर में हम डालते हैं, जो मई या जून के महीने में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन के लिए बोरिक एसिड है जो 200 ग्राम प्रति 200 लीटर में हम डालते हैं। कैल्शियम है, उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड करके एक न्यूट्रिएंट आता है जिसको हम 1 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से 200 लीटर में डाल सकते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में। तो आजकल हमारे कई बागवान उच्च घनत्व हाई डेंसिटी में भी जा रहे हैं। तो हाई डेंसिटी में जो डोज है वो अलग है। तो हाई डेंसिटी में जो हमारा जैसे 1 साल का पौधा रहता है उसकी जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश की डोज है वो उसकी 35 ग्राम, 17.5 ग्राम और 35 ग्राम NPK है। और उसको हम किसी भी खाद के माध्यम से दे सकते हैं। जो गोबर की रिक्वायरमेंट उसकी 5 किलोग्राम रहती है। तो मैं किसानों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई अन्य खाद का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। क्योंकि जो मैंने मात्रा बताई है, जैसे खाद में अगर 1.5 किलो डालना है यूरिया तो इसलिए डालना है क्योंकि उसके अंदर 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उस हिसाब से उसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम बनती है। लेकिन कई बागवान कैल्शियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल करते हैं जो एक और खाद है। अगर उसके माध्यम से आप नाइट्रोजन डालना चाहेंगे तो उसकी डोज 4.5 किलो प्रति पौधा हो जाएगी। इसलिए हमें रासायनिक खादों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम कौन सी खाद डाल रहे हैं और उसके अंदर पोषक तत्व कितनी मात्रा में है। क्योंकि डोज उसके हिसाब से होगी, नहीं तो वो डोज कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर डोज कम रह जाती है तो कहीं ना कहीं पौधे को कमी होगी। और अगर डोज हम ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा की स्थिति में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डालने से भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसीलिए पहला कार्य है मिट्टी की जांच कराना, कि जैसे मिट्टी की जांच हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि कितनी मात्रा में हमें पोषक तत्व डालने हैं और उसके आधार पे ही हम जांच करें। और अगर हमने मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाए हैं किसी कारणवश तो विशेषज्ञ हैं, कृषि के अधिकारी है, बागवानी अधिकारी है या कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जिलों में, तो किसी भी कृषि अधिकारी से, किसी विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें किसी भी रसायन प्रयोग करने से पहले। और दूसरा एक और चीज़ बागवान को ये भी ध्यान में रखना है कि एक जब हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं तो उसमें pH भी हम टेस्ट करते हैं। तो सॉइल pH, क्योंकि जो हमारा शिमला जिला है यहाँ पे अधिकतर एसिडिक pH चाहिए है जिसको हम अम्लीय कहते हैं। तो सेब को अच्छी जो pH है सेब के लिए स्लाइटली एसिडिक 6 से 6.5 के आसपास की pH है जो सेब के पौधे को अच्छी ग्रोथ और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए चाहिए होती है। पर हमारे शिमला जिला में बहुत से क्षेत्रों में 5 से नीचे pH भी पाई जाती है जो थोड़ी ज़्यादा एसिडिक है। तो सॉइल टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है कि हमारी pH कितनी है। तो pH जो है वो रेगुलेट करती है कि न्यूट्रिएंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे अगर फॉस्फोरस है एक न्यूट्रिएंट हमारा, अगर pH हमारी 5 या उससे नीचे चली जाती है तो वो मिट्टी में जाके फिक्स हो जाता है, मतलब वो लॉक हो जाएगा। तो जो उसकी फॉर्म पौधे ने लेनी है उस फॉर्म में वो नहीं रहेगा, वो किसी दूसरी फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो एसिडिक pH में एल्युमिनियम फॉस्फेट या आयरन फॉस्फेट बन जाते हैं। तो डालने के बावजूद भी पौधा नहीं ले पाएगा और वैसी pH ज़्यादा हो जाएगी तब भी न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट है जैसे आयरन, वो ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें न्यूट्रिएंट की जांच करना, pH की जांच करना, ताकि हम सही मात्रा में जो हम खाद डाल रहे हैं वो पौधे को मिल सके। अन्यथा हम खाद डाल रहे हैं और उसकी मिट्टी की स्थिति ठीक नहीं है तब भी पौधा उसको नहीं ले पा रहा है। और साथ ही जो गोबर की खाद है वो भी डालना ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी में बहुत से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं में चाहिए होते हैं। जैसे हमारा न्यूट्रिएंट का कन्वर्जन होता है तो उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत रोल है। तो अगर हम गोबर की खाद नहीं डालते हैं, केवल रासायनिक खाद ही डालेंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो जो हम खाद डालेंगे वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का बागवान को खास तौर पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे काफ़ी बागवान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि जो जैसे आपने जिक्र किया कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के, इसको क्या एक साथ मिलकर भी मिक्स करके भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे अलग अलग करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सा जो तरीका है वो बेहतर रह सकता है? तो जैसे हमारा जो खाद डालने का टाइम होता है
तो जनरली पीएच जो है, सबसे पहले हम पीएच से शुरू करेंगे कि अगर हमारी पीएच एसिडिक पाई जाती है, अम्लीय पाई जाती है, तो रिकमेंडेशन होती है कि उसको ठीक करने के लिए हमें चूना डालना है। तो चूने का प्रयोग हम करते हैं नवंबर के आसपास कर लेते हैं। उसके लगभग 3 से 4 हफ्ते का हम गैप देने के बाद हम शुरू करेंगे पोटाश और फॉस्फोरस की खाद से। तो पोटाश और फॉस्फोरस की खाद हम दिसंबर और जनवरी के माह में डाल सकते हैं, और साथ ही हम गोबर की खाद भी उसमें दे सकते हैं। और ये जो टाइम है ये थोड़ा चेंज हो सकता है। जो हमारे बहुत हाइट के क्षेत्र हैं वहाँ पे ये हमारा, जैसे बहुत अधिक ठंड रहती है तो वहाँ पे ये फरवरी के आसपास भी लोग डाल सकते हैं। तो फॉस्फोरस, पोटाश और गोबर की पूरी मात्रा वो हम तौलियों में डालते हैं दिसंबर जनवरी के माह में। और ध्यान हमें ये रखना है कि जो हम मात्रा डाल रहे हैं वो सही हो। ऐसा ना हो कि हम कोई बहुत ज़्यादा डोज का इस्तेमाल कर रहे हो या बहुत कम डाल रहे हो। फिर हमारा उसके बाद आती है दूसरा नाइट्रोजन की खाद। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हम, जो हमारा फ्लावरिंग से 15 से 20 दिन पहले पूरी मात्रा का आधी डोज डालेंगे। तो जैसे अगर 1.5 किलो है एक पौधे की मात्रा, तो 750 ग्राम जो हम नाइट्रोजन यूरिया जो है वो हम फूलों का विकास होने से 15 से 20 दिन पहले डालेंगे। तो जनरली यहाँ के क्षेत्रों में वो मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में वो टाइम आता है। और उसके 1 महीना पश्चात हम बची हुई आधी मात्रा डालेंगे। और वैसे ही हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव मई जून के आसपास करते हैं। और जो कैल्शियम क्लोराइड है कैल्शियम के लिए, उसको हम तुड़ान से 2 डोज में पड़ता है। एक डोज तुड़ान से 45 दिन पहले और दूसरी डोज तुड़ान के 15 दिन बाद पड़ती है। और जो बोरोन है हमारी, बोरोन को हम गुलाबी कली की जो स्टेज होती है, पिंक बड स्टेज, तो एक हम उस टाइम पे डालेंगे क्योंकि उसका पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरी डोज कमी की स्थिति में हम मई के महीने में उसको डालते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें खाद डालने का, कैसे डालें, किस तरह, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है, और खाद डालते समय ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का हमारे बागवान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, और अक्सर ऐसी कौन कौन सी जो गलतियां हमारे बागवान भाई करते हैं जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बागवान भाइयों को संदेश देना चाहिए? देखो, खाद डालने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है नमी, मिट्टी में नमी का होना। तो जनरली कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा खाद डालने का टाइम है दिसंबर या जनवरी, तो कभी कभी सूखे की स्थिति किसान को देखनी पड़ती है। तो उस स्थिति में उसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या मिट्टी में उपयुक्त नमी है कि नहीं है। अगर नमी है वो तभी खाद को डाले। तो खाद डालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तौलिए में बिखेर के आप खाद डाल सकते हैं। तो जनरली बड़े पौधों में 1 से 1.5 से 2 फुट दूर हम डालते हैं तने से, और छोटे पौधों में आधा फुट के आसपास, और बिखेरने के बाद उसको मिला लें। दूसरा, हम नाली भी खोद सकते हैं तौलिए में, और नाली में भी खादों को मिक्स करके डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है खादों का छिड़काव की विधि, कि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको हम छिड़काव के माध्यम से डाल सकते हैं। या कई बार जो नाइट्रोजन की हमारी दूसरी डोज है जो अमूमन अप्रैल के आसपास पड़ती है, अगर उस टाइम बारिशें नहीं हो रही है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो उसका हम 1 किलोग्राम यूरिया प्रति 200 लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो हमें ध्यान यही रखना है कि मिट्टी में उपयुक्त नमी हो, हम अच्छे से खाद को मिला लें, और अच्छे से जो भी हमारा जो भी फर्टिलाइज़र है वो मिक्स होने के बाद तभी वो पौधे को प्रॉपर से मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हमारी जो सरकार है उसका प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी हिमाचल के किसान हैं वो प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। तो ऐसे कौन कौन से जो प्राकृतिक जो स्रोत है, जो पोषक तत्वों के रूप में हमारे जो बागवान भाई है अपने पौधों के लिए दे सकते हैं? जैसे सरकार का काफ़ी काम है, और प्राकृतिक खेती के ऊपर भी सरकार का काफ़ी फोकस है कि जो हम रसायनों का इस्तेमाल है वो कम कर सके, ताकि बागवान का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और हमारा फ्रूट भी अच्छी क्वालिटी का हो। तो जैसे प्राकृतिक खेती के ऊपर नौणी विश्वविद्यालय में भी ऑलरेडी काम चला हुआ है काफ़ी वर्षों से। सेब के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो इसमें प्राकृतिक के कई आदान हैं, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, हम उन्हों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे सूक्ष्म जीवाणु की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है मिट्टी में। हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी इससे इम्प्रूव होता है। और भी प्राकृतिक खेती के आदान हैं जिनका हम इस्तेमाल करके बीमारियों के रोकथाम के लिए भी करते हैं, कीड़ों के दान के लिए, कीड़ों की रोकथाम के लिए भी करते हैं। और ये बिल्कुल प्राकृतिक है, किसान इन्हें अपने खेतों में आराम से बना सकता है और एक स्वस्थ पैदावार लेके अच्छा सेब जो है उसका उत्पादन कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, हाल ही में हमारे किसान भाई और बागवान भाइयों में जो पीजीआर का इस्तेमाल है बड़ा प्रचलित है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर पीजीआर क्या है और इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए और किस कारणों के लिए किया जा सकता है? जो पीजीआर है उनको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बेसिकली ये हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपका जिबरेलिक एसिड है, ऑक्सिन्स हैं, तो जैसे ये ग्रोथ रेगुलेटर्स ये नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल में भी पाए जाते हैं। तो इनका काम है कुछ जैसे कोई ग्रोथ को इम्प्रूव करना या उस तरह से है। तो जैसे पीजीआर का इस्तेमाल हम करते हैं कि जैसे हमारा रॉयल डिलीशियस है,
तो वो लंबोतरा हमें उसका साइज चाहिए होता है, तो साइज को इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पर इनों की मात्रा बहुत संतुलित देनी पड़ती है, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ही ppms में होती है, पार्ट्स पर मिलियंस में। तो अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दें तो उसका कुछ उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो बागवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो PGR का इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे पहले विशेषज्ञ की राय ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा डाल दें और उससे उनके पौधे पे कोई विपरीत असर पड़े। जी डॉक्टर साहब, अक्सर जो बागवान भाइयों के मन में सवाल रहता है और इच्छा जो उनकी रहती है कि जितने भी उनके जो पौधे हैं उसका कलर बहुत ही बेहतरीन और ख़ास तौर पर एक अच्छा जो साइज़ है जो उनके पौधे का, जो फ्रूट का आगे निकल कर आए, तो उसके लिए क्या क्या जो पोषक तत्व हैं हमारे जो बागवान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बेसिकली कलर में जो सबसे ज़्यादा रोल है एक तो क्लाइमेट का। जी जनरली कलर डेवलपमेंट के लिए हमें उस टाइम जो अच्छा क्लाइमेट चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, अच्छी धूप खिली हो, टेम्परेचर और उसका रोल है, तो वो तो कलर को डेवलपमेंट करता है। तो साथ ही जो हमारे एक न्यूट्रिएंट है पोटाश, जिसका रोल है क्वालिटी इंप्रूवमेंट और कलर और साइज इंप्रूवमेंट में, तो वो अगर कमी होगी तब वो डिक्रीज होगा। अगर हम उसको अच्छी स्थिति में अगर हम बना के रखें पोटाश की स्थिति की अपने बगीचे में, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पोस्ट हार्वेस्टिंग की, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम समय रहता है हमारे पोषक तत्वों को डालने के लिए, तो किस किस स्थानों पे कई स्थानों में जो हार्वेस्टिंग बड़े लेट भी होती है, तो क्या क्या जो ध्यान है और किन किन पोषक तत्वों का इस्तेमाल है पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान करना चाहिए? तो जनरली पोस्ट हार्वेस्टिंग में जहाँ पे ऑलरेडी हमारा तुड़ान अक्टूबर माह में आसपास हो रहा है जी, तो उसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम होता है जो हमारी मुख्य खाद्य पड़ती हैं। दिसंबर जनवरी के आसपास हमारी गली खाद्यों का टाइम हो जाता है। और कभी हमारी फसल बहुत ज़्यादा है, जिस साल बहुत ज़्यादा फसल रहती है, तो उस साल हमें यूरिया का हम 2% का स्प्रे, मतलब आपका 2 से 4 किलोग्राम का हम 200 लीटर 4 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर में डाल के हम हैवी फसल के क्षेत्र में तुड़ान के इमीडिएटली बाद उसका तो कहीं ना कहीं जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान भी पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना बहुत ही अहम हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपके कीमती समय के लिए और साथ ही हमारे किसान भाइयों को पोषक तत्वों की महत्वता के बारे में बताने के लिए। तो दर्शकों, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।